नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। अभी पिछले 30-40 सालों से हमारे देश में जैविक खेती के उनको बढ़ाने के लिए, जैविक खेती को पुनर्स्थापित करने के लिए जीवामृत का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। बहुत तरीके से हम जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम हमें मिलने चाहिए थे वो परिणाम नहीं मिल पा रहे, या पहले जो परिणाम मिलते थे जीवामृत के प्रयोग से अब वो परिणाम हमें वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? कुछ कारण तो ऐसे रहे होंगे कि जीवामृत का पहले हम प्रयोग करते थे तो हमें अच्छे परिणाम मिलते थे, अच्छी उत्पादकता मिलती थी, हमारी फसलें भी रोगों से मुक्त रहती थी। लेकिन अभी हम जीवामृत का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो जीवामृत का प्रयोग अपने खेतों में, अपनी फसलों में निरंतर कर रहे हैं, लेकिन वो परिणाम को लेकर उदास हो जाते हैं। वो बार बार जीवामृत का प्रयोग अपनी फसलों में, मिट्टी में करते हैं, लेकिन उन्हें जब परिणाम पर्याप्त नहीं मिलता, उनकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि नहीं होती, तो वो निराश हो जाते हैं और ऐसे में वो जैविक खेती को करना छोड़ देते हैं। तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे। तो मेरी दृष्टि में, मेरे दृष्टिकोण से उसका पहला कारण तो यही है कि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश या ह्यूमस होना चाहिए था, अब वो मिट्टी में जीवांश नहीं है। कि हमने पिछले 30-40 सालों में इतने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, हमने इतने कीटनाशकों का प्रयोग किया है कि अब हमारी मिट्टी हार्ड हो गई है। रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। मिट्टी की या तो क्षारीयता बढ़ जाती है या अम्लीयता बढ़ जाती है, और जो क्षारीयता अम्लीयता बढ़ जाती है तो मिट्टी की संरचना पहला परिवर्तन होता है। ऐसे में यदि मिट्टी के अंदर पर्याप्त सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों तो उनको भी हमारी फसलें, हमारे जो पौधे हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार मिट्टी से सोख नहीं पाते, उपयोग नहीं कर पाते। तो पहली समस्या तो यही है। दूसरी, जब मिट्टी हार्ड हो जाती है, आज का तापमान भी ऐसा है, आसपास कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, नमी की बहुत कमी है, मिट्टी हार्ड हो गई है, तो ऐसे में जीवामृत का जब हम प्रयोग अपने मिट्टी में करते हैं तो उसकी जो प्रभावशीलता है निम्नतम स्तर पर रहती है। जीवाणु सक्रिय होते हैं तो वो ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। हम ड्रामों में तो उसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाते हैं, हम उनकी संख्या को सहजता से 500,000 गुना तक बढ़ा लेते हैं। हम प्रति एक जो सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का वॉल्यूम है, उसमें जीवाणु की संख्या को हम विशेष प्रयास से 300-400 करोड़ तक कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको अपनी मिट्टी में सिंचाई के माध्यम से या किसी भी तरीके से प्रयोग करते हैं तो वहाँ वो अपने उस मल्टीप्लिकेशन दर को कामयाब नहीं रख पाते, कायम नहीं रख पाते। ऐसे में उनकी संख्या तेजी से गिर जाती है। वैसे भी हमारे जो जीवाणु हैं उनको स्वयं को विकसित करने के लिए कुछ तो जो कार्बनिक पदार्थ चाहिए। कार्बनिक पदार्थ तो अब है नहीं मिट्टी से, केवल और केवल मिट्टी रासायनिक युक्त है। कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो या तो फसलों के अवशेष से आते हैं, जीवों के मृत शरीर से आते हैं, गोबर गौमूत्र से आते हैं, पशुओं के जो मलमूत्र होते हैं उनके माध्यम से आते हैं, प्राणियों के मलमूत्र से आते हैं। अब वो तो हमारी मिट्टी में मिलता नहीं। आपने देखा होगा कि जीवाणु की सक्रियता हमारे आसपास के माहौल में भी कितनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए पहले, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले कोई पशु मर जाता था, उसके शरीर को डिकम्पोज होने में 2-4-5-10 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता था। 2-4-5 घंटे में चील, कौवे, गिद्ध ही उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेते थे, खा जाते थे, और जो हड्डियां बचती थी वही वहाँ हड्डियां सूख के पड़ी रहती थी। लेकिन अब तो ऐसे पशुओं के शरीर घंटों तक, बल्कि हफ्ता, महीनों तक पड़े रहते हैं, चारों तरफ दुर्गंध फैलाते हैं। हाँ, कुछ विशेष मक्खी मच्छर ऐसे हैं, कीट पतंग ऐसे हैं जो उस लाश को खाने का प्रयास करते हैं। अधिकतर पशु उसे दूर चले जाते हैं, कुत्ते भी उसे दूर बचते हैं। ये जो गिद्ध थे वो भी अब समाप्त हो गए या इनसे बचने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इतने विषाक्त रसायन पैदा हो गए हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि जिस जीवामृत का प्रयोग हम मिट्टी में कर रहे हैं तो उस मिट्टी के अंदर जीवाणु अपने को मल्टीप्लाई कर लेंगे? हाँ, इन जीवामृत का प्रयोग एक कुछ विशेष क्षेत्रों में, विशेष स्थान पर करके देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। पहला तो ये है कि ऐसी मिट्टी में, ऐसे स्थान पर उसको करके देखिए, या नमी है, वहाँ वृक्ष हैं, कुछ तरह के खरपतवार हैं,
या पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं, या पत्तों के सड़न, पत्ते झड़े पत्ते हैं उनमें सड़न है, वो गल रहे हैं, और ऐसी मिट्टी में आप इस जीवामृत का प्रयोग करके देखिए, और वहां फिर आप कुछ बीज डाल के देखिए, चाहे वो सब्जियों के हों, मटर के हों, चावल के हों, गेहूं के हों, किसी भी तरह के, या फिर वहाँ फलों के वृक्ष लगा के देखिए, पेड़ लगा के देखिए, आपको चमत्कारिक बदलाव आएगा। वहां इन जीवामृत का आपको जो परिणाम है बेहद चमत्कारिक दिखाई देगा। वहां वही पेड़, वही साग सब्जियों के पौधे, वही फसलों के बीज जो अनंतर लगाने पर अपनी उत्पादकता में निम्न स्तर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फलों के पेड़ों पर यहाँ 10, 20, 50, 100 के आसपास पर लगते हैं, वही मात्र ऐसे स्थानों पर जीवामृत के बाद वही पेड़ अपनी जो खुली अवस्था के तुलना में कई गुना फलों को उत्पादन देते हैं। फलों का साइज भी अद्भुत रहता है, बड़ा रहता है, उनकी गंध है, उनका स्वाद है, उनका कीपिंग पीरियड यानी उनको खराब होने की अवधि जो है, उनको स्वस्थ बने रहने की अवधि है, उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। आप 2, 4, 5, 10, 50 टमाटर के, मिर्च के है, या गोभी के, चुकंदर के कोई पेड़ लगा के देखिए, पौधे लगा के देखिए, और वहाँ जीवामृत का प्रयोग करके देखिए, उसका आप टेस्ट करके देखिए। मैं तो कहूँ मूली में लग के करके देख लीजिए, गाजर में करके देख लीजिए। जो मूली, जो गाजर आप स्वाद तो अपने खेतों से लेते हैं, वो स्वाद नहीं है उसमें, ना तो वो चरचाहट है, ना उसमें जो उसका जो मूली का जो आकृति है वो है, ना उसका साइज है, ना ग्रोथ है। और वही मूली का पेड़ जब आप ऐसे स्थानों पर जीवामृत के द्वारा उपचारित करके लगाते हैं, जीवामृत का प्रयोग से उसको सुरक्षित करते हैं, तो वहाँ न केवल उसका साइज बढ़ जाता है, उसके स्वाद में बदलाव आता है, और कई चीजें उसमें बदल जाती हैं। मिर्च में आप अद्भुत स्वाद देखेंगे, मिर्च में वास्तविक जो मिर्च की चरचरापन, तीखापन है वहां दिखाई देगा, अन्यथा आज मिर्च में तीखापन नहीं है, मिर्ची के अंदर कड़वापन है, या फिर मिर्च का स्वाद बदल गया, सड़न पैदा हो जाती है कहीं भी आप, कहीं की, क्योंकि मिर्चों का जो उत्पादकता है हम केमिकल, जो रसायनों के साथ में कीटनाशकों के प्रयोग से कर रहे हैं, और ऐसे में मिर्ची के अंदर ऐसी विषाक्तता, ऐसे रसायनों के प्रयोग से सड़न की प्रवृत्ति बन जाती है। लेकिन जीवामृत के माध्यम से आप जीवामृत का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जीवामृत से यदि निराश हो गए, जीवामृत में कमी नहीं है, जीवामृत है, लेकिन वास्तविकता में मिट्टी की संरचना बदलावा, तो मिट्टी की संरचना को बदलना बहुत आवश्यक है, मिट्टी को स्वस्थ करना बहुत आवश्यक है। और जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी, तो मिट्टी के पोषक तत्व प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, और जीवामृत भी निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, जीवामृत भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो यदि आपने जीवामृत की प्रभाव को बढ़ाना है, मिट्टी को उपचारित करना है, मिट्टी के पोषक तत्वों को सक्रिय करना है, तो जीवामृत को का सही प्रयोग करना जरूरी आवश्यक है। और जीवामृत का प्रयोग ऐसी मिट्टी में, ऐसे खेतों में किया जाए जहाँ फसल अवशिष्ट पर्याप्त मात्रा में हो, नमी पर्याप्त मात्रा में हो, पानी की व्यवस्था हो, आसपास बायोडायवर्सिटी हो। बायोडायवर्सिटी का अर्थ है कि वहाँ कुछ तो वृक्ष हों, और वहाँ पतझड़ का जो पत्तियां हैं वो गिरती हों, या फिर ऐसे गड्ढे जहाँ आप बायो कंपोस्ट बनाते हैं, यहाँ पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं, गोबर है, गौमूत्र है, ऐसी चीजों को इकट्ठा करके डिकम्पोज होने को रख देते हैं, वहाँ ऐसे जीवामृत का छिड़काव करके देखिए, और खाद का प्रयोग फिर अपनी क्यारियों में, अपने खेतों में करके देखिए, आपको बहुत चमत्कार बड़ा होगा। कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करते रहते हैं, तभी हमने गाय के गौमूत्र से, गोबर से, और गाय के गोबर से कल्चर तैयार किया है, गाय के गोबर से हमने भस्म तैयार की है। गाय के गोबर की भस्म में करीब करीब 12 तरह के जो एलिमेंट्स, मिनरल्स रहते हैं, और ये मिनरल्स फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 3 मिनरल्स तो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध हैं, पौधों को उन्हें कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो कार्बन है। कार्बन हमारे शरीर का, जो वनस्पति जगत का आधे से हिस्सा है। हमारे शरीर में यदि 50 किलो वजन है, और उसका ठोस जो आधार है, ये मान लें 54 ग्राम के आसपास है, तो 54 में करीब करीब 27-28 ग्राम के आसपास जो कार्बन है,
ये कार्बन हम वातावरण से तो ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम जो ऑर्गेनिक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो खाद्य के रूप में जो ऑर्गेनिक पदार्थ लेते हैं, उससे हमें हमारे शरीर को मिल जाता है। और इसी कार्बन की उपयोगिता हर कोशिका से लेकर, हर एंजाइम से लेकर हर पदार्थ में है। ऑक्सीजन भी हमें पानी से, हाइड्रोजन भी पानी से मिल जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत हमें किसी माध्यम से नहीं है। वनस्पतियों को भी इसको कहीं से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। जब आप जल देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे वातावरण सोख लेते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो है पानी को अपने माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया करा के अपनी जल आपूर्ति कर लेता है। और ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो हमारे प्राणवायु के रूप में हमें देता है। ये सहज था। लेकिन 13-14 जो और मिनरल्स हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन, ये सब हमें भूमि के माध्यम से भूमि में उपलब्ध कराने होते हैं, और भूमि के माध्यम से हमारी फसलें ग्रहण कर पाती हैं। तो इनको हम गोबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। गोबर में ये सब, तो गोबर जो भस्म हमने तैयार की है, उसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में। तो गोबर के जो भस्म है, उसके माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। गोबर में जो उसका तरल भाग है, सेलुलोज के अलावा का जो भाग है, उसमें बहुत तरह के जीवाणु होते हैं। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के पेट के अंदर, रूमेन के अंदर लाखों तरह के जीवाणु हैं। जो वर्ग बनाया जाए तो उसमें करीब करीब 15 से 20 हजार तरह के वर्ग बन जाएंगे, लेकिन हमें सभी तक की जानकारी नहीं। हमें तो मात्र 20-25 तरह के जीवाणु की जानकारी है। ज्यादा से ज्यादा 70-80 तरह के जीवाणु की जानकारी है। वो जीवाणु गाय के गोबर में पर्याप्त मात्रा में है। तो उनमें से कुछ जीवाणु को हमने सेपरेट किया है, उससे हमने ये कोरस तैयार किया है। इसको भी कल्चर के रूप में प्रयोग करके, कल्चर बना के मिट्टी में दे सकते हैं। तो मिट्टी में हम जीवामृत की इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। गाय का गोबर जो है, गाय का मूत्र जो है, वो तो चमत्कारिक रसायनों का भंडार है। उसमें मिनरल्स के अलावा बायो एंसर्स होते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, बायो स्टिमुलर होते हैं। उसमें ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो मनुष्य शरीर के या प्राणी शरीर के अंदर मिट्टी में अपने विशेष क्षमता दिखाते हैं। तो यदि गाय की गोबर या जो और पदार्थ है, उनका मिट्टी में अच्छे तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, तो वहीं कई ऐसे विशेष रसायनों का निर्माण हो जाता है जो फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें ह्यूमिक एसिड है, फ्लूरिक एसिड है, ह्यूमिक पोटाशियम है। ये बहुत ही अद्भुत केमिकल हैं जो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होने आवश्यक है। तो इनको हम गाय के गोबर से दे सकते हैं, या फिर फसलों के अवशेष बायो डिकम्पोजिशन में, बायो पदार्थों के डिकम्पोजिशन से मिट्टी में मिला सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम गाय के जो उत्पाद हैं, गाय के जो पदार्थ हैं, उससे मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।